हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है। कैसे आप सभी? आशा और उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ, तो एक सीरीज लेके चल रहा हूँ एनसीईआरटी विश्वास बैच नाम करके। एनसीईआरटी विश्वास बैच में जो है मैं यहाँ पर 6 to 12 का क्या कर रहा हूँ, हिस्ट्री पेपर जो है उसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें जो है आज जो है हम क्लास 6 का जो है चौथा चैप्टर लेकर के आए हैं। चौथा चैप्टर में क्या है? चौथा चैप्टर का हेडिंग है कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? इसका कहने का मतलब है कि किताब और कब्र से हम जो पुरातत्वविद होते हैं उन्होंने क्या क्या ऐतिहासिक चीज़ों का पता लगाया है उसके बारे में जानने की कोशिश हम करेंगे। फुल्ली यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 3 क्लास पहले हो चुका है, थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाने के कारण 2 दिन का गैप हो गया, क्लास नहीं आ पाया था। आज हम चौथा क्लास लेकर के आए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का जो हमारा टॉपिक का वीडियो है, क्लास है, इसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लें, अध्याय 4 है और अध्याय 4 का टॉपिक क्या है? क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? मैंने पहले ही बताया था कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका यह है कि एनसीईआरटी क्लास वाइज जिस तरह से है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्लास 6 का जो है एनसीईआरटी का हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको अभी अपना पूरा दिमाग खाली करके क्लास 6 का बच्चा बन जाना है। क्लास 6 का बच्चा बन जाइएगा तो आपको लाइन टू लाइन समझने में इतनी कहा जाए कि सुविधा होगी कि उसका कहना नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, आप क्लास 6 के बच्चे के मन में कुछ सवाल उत्पन्न होता है। क्लास 6 का बच्चा जो है जिज्ञासु है, उसके मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ। तो वो बच्चा कौन है? पुस्तकालय में मेरी। पुस्तकालय में मेरी, मेरी इस बच्चे का नाम है। तो चलिए एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है इस चैप्टर के बारे में। अगर आप ये लाइन समझ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर कहना आखिर में क्या चाहती है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वो पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। छात्र घंटी बजने के बाद कहाँ जा रहे थे? पहली बार जो है पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी जा रहे थे। मेरी ने देखा, किसने देखा? मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था। यानी उसके स्कूल का जो पुस्तकालय था, उसका जो क्लासरूम होता था उससे काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। उसी पुस्तकालय के कोने में एक अलमारी थी जिसमें मोटी मोटी किताबें क्या हुई थी? रखी हुई थी। मेरी ने, किसने? मेरी ने को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा। मेरी जो है उसकी जिज्ञासा हुई क्योंकि क्लास 6 का बच्चा है। उसने एक अलमारी में जो है कुछ मोटी किताबें को जो है वहां पे रखा हुआ देखा, तो जिज्ञासा हुई कि आखिर में एक कौन सी किताबें हैं। तो वो उसे खोलने का प्रयत्न करने लगती है, लेकिन उसको खोलते हुए देख उनके शिक्षक कहते हैं कि उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। उस अलमारी में क्या है? अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। ये कौन बताता है? तो ये शिक्षक बता रहा है। किसको? तो मेरी को बता रहा है। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी। कौन? मेरी सोचने लगी। मेरी जो है सोचने लगी वेद क्या होता है। मेरी के दिमाग में तुरंत हाईलाइट करता है कि आखिर में ये वेद क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ, मेरी के दिमाग में क्या क्वेश्चन उत्पन्न हुआ। आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन उत्पन्न होना चाहिए कि आखिर में वेद क्या है। आपने फोकस समझ लिया कि इस चैप्टर का फोकस क्या है। इस चैप्टर का फोकस है किताबों के बारे में बताना। जो हमारी प्राचीन सभ्यता को किस तरह से हम लोगों ने जाना है, पुरातत्वविदों ने जाना है, तो उन्हें किस तरह से जो है समझने की कोशिश की। उसमें पहला जरिया क्या है? वेद है। कौन है? वेद है। तो चलिए अब पहला टॉपिक यहाँ पे एनसीईआरटी का शुरू करते हैं कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत में से एक। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत में से एक। तो यहाँ दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत में से एक किसके बारे में कहा जा रहा है? तो वेद के बारे में कहा जा रहा है। क्लियर है? शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा।
शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, वेद 4 हैं। कितने हैं? वेद 4 हैं। पहला आता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लास 6 के बच्चे के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप इससे पहले नहीं जाने होंगे तो ये जान लीजिए वेद टोटल कितने हैं। तो वेद है 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर है? 4 वेद है। इन 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। क्लियर है? यहां 2 क्वेश्चन क्लियर आपका हो रहा है। ये 2 क्वेश्चन जो है बार बार पूछा भी जाता। वेद जो है उनकी संख्या टोटल कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्लियर है? और सबसे पुराना अगर आपसे वेद पूछ ले तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। कितना साल? 3500 साल पहले, यानी आज से 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी। समझ सकते हैं कि हमारा जो ऐतिहासिक धरोहर है वो कितना पुराना है कि आज से 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। कितना? 1000। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिसे हम लोग प्रार्थना या सूक्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्त भी कहते हैं। ऋग्वेद में टोटल कितनी सूक्त है? तो 1000 सूक्त है या प्रार्थना है। सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त मतलब क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त क्या चीज है? वैसी प्रार्थनाएं, वैसा सूक्त, वैसा शब्द कहा जाए जिसे हम अच्छी तरह से उसका उच्चारण कर सकते हैं। यह विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। किसके स्तुति में रचे गए हैं? यानी प्रार्थना तो हम किसी देवी देवता के करते हैं, तो ये जो 1000 सूक्त है या प्रार्थना है किसी न किसी देवी देवताओं के लिए जो है रचा गया है। क्लियर है? इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से? ऋग्वेद में जो 3 देवताओं के बारे में बताया गया सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन है? अग्नि, इंद्र और सोम। 3 देवता कौन कौन? अग्नि, इंद्र और सोम। ये 3 देवता जो है काफी महत्वपूर्ण है। अग्नि को आग का देवता कहा जाता है। अग्नि को आग का देवता। इंद्र को युद्ध का देवता। इंद्र को युद्ध का देवता। और सोम जो है एक प्रकार का पौधा है। एक प्रकार का पौधा है। सोम क्या है? एक प्रकार का पौधा है, जिससे क्या किया जाता था? खास प्रकार का पेय पदार्थ यानी पीने वाला चीज बनाया जाता था। मान लीजिए अभी के समय में समझ लीजिए सोम रस हम लोग कहते हैं। किसे कहते हैं? कोई शराब पी के आता है तो हम लोग बोल देते हैं सोम रस पी के आए हो क्या। तो लेकिन सोम हम लोग यहाँ पर जिक्र कर देते हैं सोम के बारे में, लेकिन जो ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है, सोम के बारे में कहा गया कि एक विशेष प्रकार का पौधा था जिससे एक पेय पदार्थ बनाया जाता था, यानी पीने का चीज बनाया जाता था। क्लियर है? वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थी को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। मीन्स क्या कहना का मतलब है कि वो जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें जो है ऋषियों ने जो है तैयार किया था। और वो क्या करते थे? जो उस समय के गुरुकुल होते थे जहां पे शिक्षा ग्रहण किया जाता था, वहां पर अपने विद्यार्थियों को कंठस्थ करवाते थे। मीन्स क्या? पूरा रट्टा मरवा देते थे, पूरा याद करवा देते थे वर्ड टू वर्ड। क्लियर है? एकदम सिंपल बात हम समझिए कि वर्ड टू वर्ड जो है वहां पे कंठस्थ करवा दिया जाता था। क्लियर? अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अधिकांश जो सूक्त यानी प्रार्थना था उसको सीखने वाला और सिखाने वाला, जिसमें कौन ज्यादा था? तो पुरुष था। वहां पे महिलाओं की चर्चा काफी कम देखने को मिलती है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा कौन सी भाषा है? प्राक संस्कृत
या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। क्लियर, याद रखिएगा ऋग्वेद का जो भाषा है वो कौन सा भाषा है, वो है प्राक संस्कृत या फिर ऋग्वेदिक या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो क्यों बोला जा रहा है स्त्रीलिंग का प्रयोग, क्योंकि वो मैरी को समझा रहा है। किसको समझा रहा है, मैरी को समझा रहा है शिक्षक। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है, उससे यह थोड़ी भाषा क्या है, भिन्न है। कौन सा, प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत जो है, जो आजकल हम लोग संस्कृत यूज करते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया है, उसके बारे में हम लोग जान लें। चलिए उसको बाद में जानेंगे, पहले हम इसे कंप्लीट कर लें। थोड़ी भिन्न है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो पीपीटी बनाया हुआ है वो भी कोई जो है प्रिंट किया हुआ है और उसी का पीडीएफ से हम यहाँ पे पीपीटी बनाए हुए हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता, यानी कहने का मतलब कि उस समय जो है ऋग्वेद जो है सिर्फ हम आपको बताए ऋग्वेद के बारे में, आपने किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया, तो उसी तरह से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा था। उसका कोई लिखित ग्रंथ तभी नहीं था। आगे बात करेंगे कि ऋग्वेद कब जो है एक लिखित रूप में, किताब के रूप में, ग्रंथ के रूप में आया लोगों के सामने। उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। श्रवण मीन्स क्या किया जाता था, सुना जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। कब हुआ है ये, बन के कब बना ऋग्वेद जो है 3500 साल ऋग्वेद की रचना कब, 3500 साल पहले हुई, लेकिन इसे छापा कब गया, आज से मात्र 200 साल पहले, आज से मात्र 200 साल पहले जो है इसे छापा गया है। क्लियर है, तो पहले ऋग्वेद किस तरह से फैला है, तो ये फैला है कहा जाए कि एक तरह से मुंह बोली भाषा थी। मतलब मैं ऋग्वेद का ज्ञानी हूँ, मैं ऋषि हूँ, मेरे कुछ विद्यार्थी हुए गुरुकुल में आए तो पढ़ाने के क्रम में मैंने उसको बताया, वो जो विद्यार्थी हो वो बड़े हुए, वो फिर किसी और को बताया, तो इस तरह से चल रहा था। क्लियर है, माफी चाहूंगा थोड़ा सा तबियत डाउन है। संस्कृत और अन्य भाषा के बारे में हम बात कर ले, क्योंकि जो ऋग्वैदिक संस्कृत थी वो क्या थी, जो अभी का संस्कृत है उससे थोड़ा सा भिन्न था, थोड़ा सा अलग है, तो उस बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लें। संस्कृत भाषा भारोपीय, क्या है, भारोपीय, भारोपीय, भारोपीय मीन्स क्या हुआ, भा से हो गया भारत, भारत, और रोपीय से यूरोप, क्या हो गया, भारोपीय। जो संस्कृत भाषा है भारोपीय, भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत जो भाषा जो है किस परिवार का हिस्सा है, तो भारोपीय परिवार का हिस्सा है। भारोपीय मीन्स क्या हो गया, भारत और यूरोप के भाषा को मिलाकर के जो है क्या बनाया गया है, संस्कृत बनाया गया है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। कितनी भाषाएं जुड़ी हुई है, तो भारत के भी कई भाषा जैसे असमिया हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया, एशियाई जो भाषा है ये भी किन कहा जाए परिवार से आते हैं, तो ये भी आते हैं भारोपीय परिवार से। उसी तरह यूरोपियन भाषा की बात करें तो यूरोपियन भाषा में अंग्रेजी हो गया, फ्रांसीसी हो गया, जर्मन हो गया, यूनानी हो गया, इतावली हो गया, स्पेनिश हो गया, ये भी कौन से परिवार से है, तो भारोपीय परिवार की भाषा है। क्लियर है, इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। भारोपीय परिवार भाषा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे थे जिनमें सभी जगह जो है एक तरह का मीनिंग निकलता था। जैसे मातृ संस्कृत में जो है मातृ का मीन्स भी क्या होता है, माँ। वहीं पर हिंदी में हम माँ लिखते हैं और इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, मदर लिखते हैं। तो इन तीनों शब्द को अगर हम बोलेंगे, संस्कृत में हम मातृ बोलते हैं, तो मातृ मीन्स हम क्या बोल रहे हैं, माँ को जो है उच्चारण कर रहे हैं। वहीं पर हिंदी में हम डायरेक्ट माँ बोलते हैं
और अगर अंग्रेजी में आएंगे तो अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, मदर बोलते हैं। लेकिन तीनों का जो है, अगर यहां पे उदाहरण से ही समझे तो तीनों का मतलब हम किसको पुकार रहे हैं, तो हम मां को ही पुकार रहे हैं। तो मतलब एक ही निकल रहा है, सिर्फ जो है लैंग्वेज चेंज हो रहा है। क्लियर है? इसलिए जो है ये भाषा कौन से परिवार से आता है, तो भारोपीय परिवार से आता है। क्लियर है? कौन से परिवार से? भारोपीय परिवार से। अब उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी जो है भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर देशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। पूर्वोत्तर प्रदेशों में एक सेकंड, उपमहाद्वीप के दूसरे परिवार की भाषा बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन आता है, तो तमिल आता है, तेलुगु आता है, कन्नड़ आता है और मलयालम। ये जो है द्रविड़ भाषा का जो है परिवार की श्रेणी में यह भाषाएं आते हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। झारखंड और मध्य भारत में जो कुछ भाषाएं बोली जाती है वो कौन से परिवार का हिस्सा है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार का हिस्सा है। क्लियर है? यहां तक क्लियर, समझ में आ गया है? आगे बात करें, अगला जो टॉपिक है, अगला क्या टॉपिक है कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। मीन्स इतिहासकार जो है ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। अब ये बात जो है मेरी को उसके शिक्षक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरी के मन में सवाल आया कि जब ये लिखी गई नहीं थी, एक दूसरे के द्वारा जो है बोला गया, वहां से वहां फैला, बाद में 200 साल पहले मात्र इसे जो है छापा गया, तो आखिर में इसको जो है पुरातत्वविद या इतिहासकार जो है आखिर में इसे पढ़े कैसे या इसका अध्ययन कैसे किए। ये ऑब्वियसली बात है कि मेरी के दिमाग में ये बात आया होगा और आपके भी दिमाग में ये सवाल आया होगा। तो चलिए, इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। इतिहासकार भी क्या करते हैं, वो पुरातत्वविद जो होते हैं उनकी तरह क्या करते हैं, ऐतिहासिक जानकारी क्या करते हैं, इकट्ठी करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वो लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। पुरातत्ववेदा कौन होते हैं, पुरातत्वविद कौन होते हैं, जो मान लीजिए कि खुदाई करके जो इतिहास की जानकारी निकालते हैं वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। वही इतिहासकार क्या होते हैं, वो तो खुदाई करके जानकारी इकट्ठा करते ही हैं, साथ ही साथ वो लिखित स्रोत का भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ऐतिहासिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए। चलो देखते हैं कि वह ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। कुछ सूक्त यानी कुछ प्रार्थनाएं जो है वो वार्तालाप के रूप में है, यानी बातचीत के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलुज, यानी ऋग्वेद में जो है व्यास और सतलुज जो है इन्हें जो है देवी के रूप में पूजा जाता था। व्यास नदी और सतलुज नदी को जो है देवी के रूप में ऋग्वेद में इसके बारे में चर्चा किया गया है कि देवी के रूप में इसे पूजा जाता था। एक संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश है, मतलब दोनों किसके बीच, विश्वामित्र नामक ऋषि और सतलुज और व्यास नदी के बीच जो है एक वार्तालाप, एक बातचीत के बारे में यहां पे चर्चा किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे तो विश्वामित्र और नदियों के बारे में जो है दोनों के बीच जो बातचीत हुई है उसके बारे में यहां पे बताया गया है। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। ये कौन कहते हैं, विश्वामित्र कहते हैं। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो इस पे नदियां क्या कहती हैं, नदियां कहती है जल से परिपूर्ण हम देवताओं को बनाए रास्ते पर चलते हैं। हम तो जल से परिपूर्ण हैं, लेकिन हम कहाँ किस रास्ते पर चलते हैं, तो जो देवताओं द्वारा बनाया गया रास्ता है हम उन्हीं रास्तों पर चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो।
तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं। कृपया करके अपने जल को हमारे रथ और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। ये कौन कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं दोनों नदियों से, यानी एक तरह से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है अपनी गति को थोड़ी सी धीमी करें, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूं, और अगर आप धीमी नहीं करेंगे अपनी गति को तो मैं अपने रथ को लेकर के उस पार नहीं जा पाऊंगा। तब नदियां जवाब देती है कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां यह नदियां बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों का बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। यानी ऋग्वेद में जो है नदियों की तुलना किससे की गई है? घोड़ों और गायों, यानी घोड़ा और गाय से किया गया है। क्लियर है? तो ये जो यहाँ पे वार्तालाप यानी बातचीत दिया गया है, इसी तरह का जो है बातचीत यानी सूक्त जो है प्रार्थनाएं आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। इस तस्वीर की बात करें तो इस तस्वीर में क्या दिया है कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ऋग्वेद के पांडुलिपि का एक पन्ना जो है उसका जो है चित्र दिया गया है। ये भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। यह पांडुलिपि कहाँ पे पाई गई थी? जो ऋग्वेद का एक हिस्सा था जो छपाया हुआ था, उसके बाद जो है उसका एक कहा जाए कि टुकड़ा है। यह पांडुलिपि कहाँ पाई गई? तो कश्मीर में पाई गई है। और यह किस वृक्ष से? तो भुज वृक्ष, सॉरी, इसकी छाल पर लिखी गई। कौन से? भुज वृक्ष के छाल पर लिखी गई ये जो है तस्वीर है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में जो है एक जो है पुस्तकालय में ये क्या है? सुरक्षित रखा गया है। वहीं से जो है एनसीईआरटी के बुक में लिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला टॉपिक है मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ, यानी अब इस टॉपिक पे क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं होते थे। ऋग्वेद में जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए जो है अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी, यानी एक तरह से यज्ञ किया जाता था, जिसमें घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी स्रोतों के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। मीन्स क्या होता था उस समय जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए जो है बहुत सारा यज्ञ किया जाता था। यज्ञ किया जाता था तो उसके लिए जो क्या होता था, एक तरह से जिस तरह से हम लोग रामायण में देखे होंगे कि भगवान राम जो है अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और जब वो अपना घोड़ा छोड़ते हैं तो उन्हें चुनौती कौन देते हैं? लव कुश देते हैं। तो उसी तरह ऋग्वेद काल में जो है बताया गया है कि जो है कोई राजा होता था, वो अपना घोड़ा छोड़ते थे और वो जिस क्षेत्र में जाकर के रहता था वो क्षेत्र उस राजा का हो जाता था। यदि बीच में कोई आकर के उन्हें चुनौती देते थे तो वहां पर एक युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती थी। क्लियर है? युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। मतलब जो युद्ध में जो धन प्राप्त होता था वो 3 हिस्सों में विभक्त होता था। कितना? 3 हिस्सों में विभक्त होता था। पहला कौन लेता था? सरदार। पहला सरदार लेता था। दूसरा कौन लेता था? पुरोहित। और तीसरा जो है जो बचता था वो आम लोगों के लिए था। किसके लिए? आम लोगों के लिए वो छोड़ दिया जाता था। यानी जो धन का बंटवारा कितने हिस्सों में किया जाता था? तो 3 हिस्सों में किया जाता था। क्लियर?
कुछ धन यज्ञ पुरोहित को दिया जाता, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति होती थी। यानी उस समय जो यज्ञ होता था उसमें जो आहुति पड़ता था, आहुति का क्या क्या हो सकता था, तो घी का भी आहुति होता था, अनाज का भी आहुति होता था और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। जैसा कि अभी भी हम देखते हैं कहीं कहीं अभी भी जो है बलि प्रथा चलती आ रही है, जो है किसमें, हिंदू समाज में आपको बलि प्रथा देखने को मिलेगा। हिंदू देवी देवताओं को बलि दी जाती है। तो उस समय जो है मतलब क्या होता था, जो यज्ञ होता था उसमें आहुति के रूप में जानवरों को भी डाल दिया जाता था। अधिकांश पुरुष इस युद्ध में भाग लेते थे। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहां वो ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। मीन्स उस समय का जो राजा होता था वो राजा किसी राज्य का नहीं होता था। उस समय राजा का जो कहा जाए कि एक तरह से कैटेगरी था, वो एक कबीले के तौर पर था। मतलब कबीले का सरदार ही राजा कहलाता था। कौन कहलाता था? कबीले का सरदार ही राजा कहलाता था। और जो भी कबीला होता था वो लोग जो है आपस में ही बैठ करके जो अपने सबसे मजबूत और समझदार साथी होते थे उन्हें अपना सरदार जो है घोषित करते थे। क्लियर है? अब अगला टॉपिक है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। यानी लोगों का वर्गीकरण कहा जाए, जिस तरह से अभी जो है क्या है, जाति धर्म में लोगों का वर्गीकरण है, तो उस समय भी जो है वर्गीकरण होता था। तो किस आधार पर होता था? काम के आधार पर, उनके भाषा के आधार पर, उनके परिवार के आधार पर या समुदाय के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर भी वर्गीकरण होता था और सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार भी उनका क्या किया जाता था? बंटवारा किया जाता था कि आप किस वर्ग के हैं। आप सरदार वर्ग में आएंगे, आप जो है सिपाही वर्ग में आएंगे। इस तरह से मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दो वर्गीकरण जो था, पुरोहित जिन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था, वो क्या करते थे? उनका काम था यज्ञ करने का। क्लियर है? दूसरे लोग थे राजा। कौन थे? दूसरे थे राजा। अब ये जो राजा मैंने आपको पहले बताया कि ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। यह ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। मीन्स क्या होता था? कबीले का सरदार है, मान लीजिए कि मैं कबीले का सरदार बना, मैं बुद्धिमान था, मैं ताकतवर था, इसलिए लोगों ने, मेरे कबीले के लोगों ने मुझे सरदार बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा जो आने वाला पीढ़ी है वो भी उस कबीले का सरदार बनेगा। बिल्कुल नहीं था वैसा सिस्टम। जैसा कि अभी भी आप देखते होंगे, नेता का बेटा नेता बन रहा है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन रहा है, हीरो का बेटा हीरो बन रहा है। वैसा बिल्कुल नहीं था। उस समय जो था, मतलब जो जितना सक्षम है, यानी जैसा कि आप फिल्म में सुने भी होंगे, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। तो उसी तरह का सिस्टम पहले चलता आ रहा था। यानी जो है कबीले का सरदार, उसका बच्चा भी कबीले का सरदार ही होगा, ऐसा कहीं जो है लिखा हुआ बात नहीं था। क्लियर? चलिए, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। जनता के लिए क्या होता था? दो शब्द का इस्तेमाल होता था। एक था जन। जनता के लिए क्या होता था? एक शब्द का प्रयोग होता था जन, और दूसरा जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, दूसरा था विश। दूसरा कौन सा था? विश। ये जन और विश जो थे, एक तरह से कहा जाए कि जो साधारण जनता थी, साधारण लोग थे, साधारण लोग जो होते थे, उनके लिए दो शब्द का प्रयोग किया गया है, जन और विश। ब्राह्मण के लिए क्या था? तो पुरोहित, और जो सरदार होता था उसे जो है
राजा कह करके बुलाया जाता था। जिससे वैश्य शब्द निकला, किससे? विश्व से वैश्य शब्द निकला। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे, यानी जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें जो है इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व, भरतजन, विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख देखने को मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? पुरुजन भी वहां पे आपको साधारण लोगों के लिए पुरुजन का भी प्रयोग किया गया है, विषजन के लिए भी विषजन का किया गया है, भरत जन का प्रयोग किया गया है। तो वे ये जो है क्या है, लोगों की विशेषताएं बताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग जो है वहां पे किया गया है। क्लियर है? अब अगला टॉपिक है, सॉरी अभी अगला नहीं है, इसी में है कि जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वो कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। जिन्होंने इन प्रार्थनाओं को, ऋग्वेद का जो है रचना किया था, वो कभी कभी अपने आप को आर्य कह के भी संबोधित करते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो आर्य के विरोधी थे उन्हें क्या कहते थे? दास या दस्यु कह के करते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। दस्यु कौन लोग थे? जो यज्ञ में भाग नहीं लेते थे, यज्ञ को नहीं मानते थे, देवी देवताओं को नहीं मानते थे, उनकी भाषाएं अलग थी, उन्हें जो है दस्यु कहा जाता था। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वो स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद मानी जाती थी। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। जो ये ही दस्यु था, आगे चल के क्या बन जाता है? दास या दासी शब्द का जो है निर्माण होता है। दास और दासी किसे कहते हैं? तो दास वही लोग होते थे जो एक तरह से अपने मालिक के गुलाम होते थे। गुलाम मीन्स क्या हो गया कि मालिक अगर कह रहा है खड़ा रहो तो खड़ा रहेगा, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, मतलब जो भी मालिक कहे उसे हर हाल में अपने गुलाम यानी दास को उस काम को करना पड़ता था। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक क्या है? खामोश पहाड़ी कहानी महापाषाणों की। खामोश पहाड़ी कहानी किसकी? महापाषाणों की। महा मीन्स क्या होता है? बड़ा, अपाषाण मीन्स क्या होता है? पत्थर, यानी महापाषाण। महापाषाण मीन्स क्या हो गया? महा मीन्स हो गया बड़ा, अपाषाण मीन्स क्या हो जाता था? पत्थर। थोड़ा सा बोर्ड में लिखने का भी दिक्कत है। तो नाम से जाने जाते थे। यह पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े बड़े करीने से लगाए जाते हैं, यानी बड़े तरीके से इन बड़े बड़े पत्थरों को लगाया गया। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पुरानी है। महापाषाण कब्र यानी बड़े पत्थरों का कब्र बनाने का प्रथा कितनी साल पुरानी है? तो 3000 साल, 3000 साल, 3000 वर्ष पुरानी है। क्लियर है? यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहां कहां पे? दक्कन के क्षेत्रों में, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर के क्षेत्र में ये जो है महापाषाणिक जो है कब्रें बनाने की प्रथा जो है प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। यानी कुछ कब्र तो ऐसी थी जो जमीन के ऊपर था, लेकिन कुछ कब्र जो है जमीन के नीचे भी पाया गया है। यहाँ पे हम कुछ चित्र से देख सकते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। यह ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाती है। क्या क्या मिला है? कभी कभी तो गोलाकार टाइप का बना हुआ कब्र मिला है, या फिर कभी क्या है कि एक बड़ा सा पत्थर जो है गड़ा हुआ कहीं पे दिखाई दिया है। किनको? पुरातत्वविदों को। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे।
हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना पड़ता था, क्या करना पड़ता था पहले, गड्ढा खोदना पड़ता था। शिलाखंडों को ढो करके लाना, यानी जो बड़ा पत्थर होता था उसे ढो करके उस स्थान पर लाना होता था जहां पे कब्रें बनाई जानी थी। बड़े पत्थर को क्या होता था, तराशना होता था। अब मान लीजिए बड़ा पत्थर जो है वो एड़ा टेढ़ा था, तो इसे जो है गोलाकार की इकाई या फिर जिस डिजाइन से जो है बनाया जाना था कब्र, उस डिजाइन में उसे ढालना होता था। मरे हुए को दफनाना, और अंतिम में क्या करना पड़ता था, जो कब्र बना करके उसमें मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। यानी क्या किया जाता था, उस कब्र में जो है मिट्टी के बर्तन के साथ लोगों को दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जाना जाता। किस रंग के, काले लाल जो है रंग के मिट्टी के बर्तन के साथ जो है लोगों को दफनाया जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी जो है उन कब्रों में प्राप्त हुए हैं। आप यहाँ पे एक तस्वीर में देख सकते हैं, इस तरह के महापाषाण ताबूत समाधान, यानी ये इस तरह का कब्र जो है कहा जाता है। इसी तरह का कब्र आप लोगों को जो है यहाँ पे चित्र में देख करके आप समझ सकते हैं। क्लियर है। इस तरह के औजार भी उन कब्रों में डाला जाते थे, जो है सोने का भी होता था, लोहा का भी होता था। इन सब चीजों को के साथ जो है लोगों को दफनाया जाता था। क्लियर। लोगों के सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अगला टॉपिक क्या है, लोगों के सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही हुई की होगी। किनके हुआ, जो दफनाया गया होगा उसी व्यक्ति का खोल करके उनके कब्र में डाला गया होगा। यह पुरातत्वविदों का मानना है। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। मतलब जो जितना अमीर होता था, जो जितना कहा जाए कि धनवान होता था, उसके कब्र में उतनी ज्यादा संख्या में जो है सामान प्राप्त होते थे। इससे पुरातत्वविदों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि जिन लोगों में क्या किस तरह की असमानताएं थी, इसका पता लगाने में काफी सहयोग मिला। किससे, कब्र से। जब कब्र की खुदाई हुई तो जिसमें ज्यादा सामान था, यानी उसके पास सामान की उपलब्धता ज्यादा थी, यानी उसके पास धन ज्यादा था, इसलिए जो है वो धनवान लोग थे, उनके कब्र में ज्यादा धन मिला। जो दूसरे लोग थे उनमें उनके कब्र में कम सामान मिला। तो इससे पता चल जाता था कि उनका इनकम ऑफ स्रोत किस तरह से था और उनको वो किस प्रकार के धनवान लोग थे। क्लियर है। अगला टॉपिक क्या है, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी। अगला टॉपिक क्या है कि क्या कुछ कब्र जो है खास परिवारों के लिए भी थी, ऐसी बात की चर्चा की जाए। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वो ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। कुछ कब्र ऐसे मिले हैं जहां पर एक ही कब्र में जो है 2-3 लोगों का शव मिला है। इसका मतलब ये होता था कि कुछ खास जगह ऐसे थे जो किसी एक परिवार के लिए ही सुरक्षित रखा गया था। मतलब मैं मरा तो मुझे दफना दिया गया, फिर मेरे बाद जो मेरा वंश आया वो मरे तो उनको भी उसी जगह पे दफनाया गया। यानी एक विशेष प्रकार का भी जगह उस समय अलॉट था, समझिए। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार कब्रों को दोबारा दफनाया करते थे। क्लियर है। अगला टॉपिक है इमाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव को खोजो, एक मानचित्र है, मतलब मैप दिया हुआ था पीछे। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इनाम गांव कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र राज्य में एक इनाम गांव जगह था। वहां पर भीमा, कौन से, भीमा की सहायक नदी कौन सी थी, घोर नदी के किनारे जो है ये जगह थे।
यहाँ पे क्या है, इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले का, 3600 से 2700 साल पहले यहाँ लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को पराया गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सब के पास रख दिए जाते थे। यानी आज से 3600-2700 साल पहले की बात है। इनाम गांव क्या है, इनाम गांव जो है, जो कहाँ पे, महाराष्ट्र में है और घोर नदी के किनारे अवस्थित है। वहां पर लोग रहते थे। वहां पर कुछ ऐसे कब्र मिले हैं जहां पर कुछ कब्रें तो घर में ही बनाई गई हैं, कुछ बाहर बनाए गए हैं। और कब्र के साथ क्या मिला गया है, जो है कुछ खाना बर्तन जो शायद खाना और पानी के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता था, वैसे बर्तन भी उन कब्रों में देखने को मिला है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या हुआ था, वहां जो एक कब्र मिला है, जो है 5 कमरे वाला एक मकान था। वहां पर जो है 4 पैरों वाली मिट्टी का एक बड़ा संदूक बनाया गया था और उसी संदूक में उसे दफनाया गया था। और पुरातत्वविदों ने ये पाया कि वो जो है घर उस समय का, वो जो इमाम गांव था, उस समय का सबसे बड़ा घर होने की संभावना जताई है। अगला है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। उससे पहले जान लेते हैं क्या बताती है हमें कंकालों के अध्ययन, यानी कंकाल के अध्ययन हमें क्या बता सकती है। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। कंकाल से हम क्या कर सकते हैं, कंकाल से पुरातत्वविद ये पता लगा सकते हैं कि अगर बड़ा कंकाल है तो बड़े लोगों का होगा, अगर छोटा कंकाल है तो बच्चों का होगा। लेकिन इसमें ये फर्क नहीं कर सकते हैं, अगर बड़ा कंकाल है तो वो स्त्री है या पुरुष, वही इसी तरह अगर छोटा कंकाल है तो वो लड़का है या लड़की, इसका साफ तौर से पता नहीं लगाया जा सकता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। पुरातत्वविद कुछ अनुभव लगाने की कोशिश की कि कुछ कंकालों के साथ अगर गहने जेवर मिल रहे हैं तो वो मानते थे कि ये जो है स्त्री का होगा, यानी महिला का कंकाल होगा, महिला का कब्रगाह होगा। लेकिन कंफ्यूजन वहां होता था कि कुछ पुरुष भी जो है गहना पहनते थे और जब उन्हें दफनाया जाता था तो उनके सामान के साथ, उनके गहना के साथ उनको दफनाया जाता था। तो वहां पे कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है कंकाल से जो है अध्ययन करने में। क्लियर है? कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। यह समझे कि कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। अब चूंकि डीएनए टेस्ट वगैरह होने लगा है, बहुत सारा आधुनिक टेस्ट वगैरह होने लगा है, तो अब जो है इसे अच्छे तरीके से पता लगाया जा सकता है। लेकिन शुरू शुरू में इसे अच्छी तरीके से पता नहीं किया जा सकता है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। कौन हुए थे? चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। चरक संहिता नाम की किताब किस पे है? तो चिकित्सा शास्त्र पर जो है आधारित है। और किसने लिखा था? तो चरक नाम के प्रसिद्ध एक जो है वैद्य थे उस समय, उन्होंने लिखी थी। वह कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़े और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। आधुनिक समय में हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। लेकिन चरक जो वैद्य थे, उन्होंने चरक संहिता की जो रचना की थी, उन्होंने उसमें जो है चर्चा किया था कि मनुष्य के शरीर में कुल 360 हड्डियां होती है। और ये चीज उन्होंने कब बताया? तो आज से 2000 साल पहले उन्होंने ये बात बता दी गई थी।
क्लियर है। अब चलिए अगला टॉपिक क्या है, इनाम गांव के लोगों का काम धंधा के बारे में कैसे बताया जा सकता है। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल, क्या क्या, गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल जो है के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। कई हड्डियों पर क्या है, काटने के निशान का दाग है, तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय इनाम गांव के लोग जानवरों को खाते भी होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। इतने जो है जानवरों की हड्डियां जो है कहाँ पाया गया है, इनाम गांव में पाया गया है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बैर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। कैसे कैसे फल, तो बैर, आंवला, जामुन, खजूर आदि जो है कई तरह की फल का भी साक्ष्य आपको कहां पे, इनाम गांव में देखने को मिला था। क्लियर। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक जो था, इसमें जो है एनसीईआरटी के द्वारा जितना चीज बताया गया है मैंने आपको लाइन टू लाइन बताने की कोशिश की है। अब आपको जो मेनली इसमें याद करने की जरूरत है, जो हाईलाइटेड टॉपिक सब चीज है जिसे आप नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे वेद, वेद टोटल कितने हैं, तो वेद हैं 4। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आप इसे नोट कर सकते हैं, इससे जो है अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वैदिक साहित्य की बात आए तो वैदिक साहित्य कितने प्रकार का, 2 श्रेणी में वैदिक साहित्य को विभक्त किया गया है। पहला कौन सा है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक साहित्य, इसमें कौन से साहित्य आते हैं, तो इसमें सिर्फ ऋग्वेद आता है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक साहित्य में क्या आता है, तो ऋग्वेद आता है। दूसरा है उत्तर वैदिक साहित्य, जिसमें कौन कौन आता है, यजुर्वेद आ जाएगा, सामवेद आ जाएगा, अथर्ववेद आ जाता है। 3 रेस्ट जो वेद है किसमें आएगा, उत्तर वैदिक साहित्य में। साथ ही साथ इसमें आता है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी किसमें, उत्तर वैदिक साहित्य के जो है अंतर्गत आते हैं। ऋग्वैदिक युग की बात की जाए तो ऋग्वैदिक युग कब से कब तक, तो ये जो है ये आपका कब से, 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच आपको क्या देखने को मिलेगा, ऋग्वैदिक युग है। वहीं पर उत्तर वैदिक युग की बात करें तो ये जो है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व के बीच जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, उत्तर वैदिक युग देखने को मिलता है। वैदिक साहित्य की बात कर ले तो वैदिक साहित्य में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें जो है 4 वेद की संख्या कितनी है, 4 है। ब्राह्मण की संख्या कितनी है, 9 है। आरण्यक की संख्या 6 और प्रारंभिक उपनिषद की बात करें तो 13 और कुल उपनिषद कितने हैं, तो 108 है। वैदिक साहित्य कितने हैं, वेद 4, ब्राह्मण 9, आरण्यक 6, प्रारंभिक उपनिषद 13 और कुल उपनिषद कितने हैं, 108 है। वेद क्या है, वेद जो है मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची थी। वेद क्या हुआ था, ऋग्वेद क्या हुआ था, मौखिक रूप से एक दूसरे के पास जो है पहुंचा था। वेदों को श्रुति या सुना हुआ भी कहा जाता है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद को क्या कहा जाता है, सुना हुआ वेद भी। ऋग्वेद को श्रुति यानी सुना हुआ, सुन करके ही क्या हुआ है, एक दूसरे के पास ये पहुंचा है, क्योंकि आज से मात्र कितना 200 साल पहले ही इसकी छपाई हुई है। क्लियर। आर्य, आर्य एक शब्द आया था, क्या आया था, आर्य। आर्य के बारे में बात करें तो आर्य क्या था कि इसका अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है। आर्य किसे कहा जाता था, जो एक विशेष प्रकार की भाषा बोलते थे उन्हें आर्य के रूप में कहा जाता था।
जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया था। आर्य जब आए थे तो अपना निवास स्थान सबसे पहले कहां बनाया था? तो पश्चिमोत्तर जो भारत का इलाका था वहां पे उन्होंने अपना जो है निवास स्थान बनाया था और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया था जो वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। यानी जो आर्य आए थे उन्होंने ही वैदिक संस्कृति के नींव रखी थी। क्लियर है? ऋग्वेद में आर्यों का निवास स्थान के लिए सप्त संदर्भ शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सप्त संदर्भ शब्द का प्रयोग किया गया है। यहां पर सप्त संदर्भ में क्या होता है कि सिंधु एवं इसकी 5 सहायक नदियां, जो सिंधु नदी है उसकी और 5 सहायक नदियां कौन कौन सी? सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी और सरस्वती। इन 5 नदियां और सिंधु मिलाकर के इन्हीं इलाकों में जो है कौन रहते थे? आर्य आकर के पहली बार निवास किए थे। इनाम गांव के बारे में बता दिया, कहां पे है? तो वर्तमान के महाराष्ट्र में पड़ता था। और किस नदी के? तो घोर नदी के किनारे में था। कहां पे था? घोर नदी के किनारे बसा हुआ था। क्लियर है? आशा और उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी अच्छी तरीके से यह क्लास अटेंड किया होगा। मिलते हैं फिर अगला चैप्टर लेकर के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।